सबसे पहले मैं भारत की एकता, अखंडता और हम सबके शौर्य का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए, हमारा देश भारत विविधताओं वाला देश है, जहां विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जाति, विभिन्न परंपराओं के लोग रहते हैं और सारी परंपराओं के लोगों को, सारी संस्कृतियों के लोगों को बड़े सम्मान के साथ एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता रखने वाला भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए मैं उन समस्त महापुरुषों का नमन करता हूं जिनके कुर्बानियों और संघर्षों के बदौलत हम और आप यहां तक पहुंचे। सबका नमन करते हुए हमारे मंच पर उपस्थित आज के हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी और हमारे बीच उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित सिद्धनाथ मौर्य जी, यहाँ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जी और हमारे यहाँ के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश अशोक क्लब के अध्यक्ष भीषम कुमार जी और हमारे महाप्रबंधक डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी। आज हमारे बीच बहुत कुछ खास लोग भी बैठे हैं और उन खासों में विशेष रूप से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं अपनी बहन दिव्य शक्ति जी का कि आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। आज बड़ा गौरव महसूस हो रहा है और ऐसे दिन उपस्थित हैं आप जहां उपस्थित होना चाहिए था। आज खास दिन है और खास दिन क्या है आगे बताऊंगा मैं। आज यह दिन खास क्यों है आपका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और हमारे दीपक कुमार जी मुखिया जी, आपका कार्य जो है काबिल तारीफ है। कहा जाता है ना कि प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी किसी और काल में और डिलीवरी हो गई आपके काल में। यह साधारण बात नहीं है और बड़ा ही गौरव का क्षण आपके लिए भी और आपका सम्राट अशोक क्लब की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का गवाह भी बन रहे हैं और पात्र भी बन रहे हैं। और आगे हमारे मंच पे संजय राम जी आए थे और अभी दिव्य कुमार जी का सम्मान किया गया। आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं और बहुत सारे हमारे सम्मानित अतिथि यहाँ बैठे हुए हैं। सम्राट अशोक क्लब के अपने जमात कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और हमारी बहनें विशेष रूप से आज बहुत सारी हमारी बहनों को बहुत कुछ पता होता है। आज ये जो सामने खड़ी है ये लौर बाबा, बिहार में लौर बाबा कहते थे इसको। ऐसे ही एक लौर खड़ी है पश्चिमी चंपारण में। जाके मैंने पूछा कि क्या चीज है, तो वहां का मुकामी आदमी जो था वो बोला ये लौर बाबा है। गुलिया भाई लौर बाबा हमारे जमाने में बोलते हैं कि गुलिया माई है। ये 30 फीट की गुल्ली होगी तो 100 फीट का डंडा होगा और उसको खेलने वाले का जो हाथ पकड़ने वाला 100 फीट का चौड़ा होगा जो पकड़ के मारेगा। तो यही देश है जहां पर इतनी बड़ी गुल्ली हो सकती है, उतना बड़ा डंडा हो सकता है और किसी देश में ऐसा नहीं होता। क्योंकि दिमाग होना और बात है और दिमाग में दिमाग होना और बात है। दिमाग होना और बात है और दिमाग में दिमाग भी हो, ये खास बात है। और दिमाग आदमी लेकर पैदा होता है, लेकिन दिमाग में दिमाग वही व्यक्ति देता है जो दिमागदार होता है, वही दिमाग डालता है। तो कहा जाता है कि समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है और समझ को कर जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझे। तो बात एक ही है और आज हम लोग तो विशेष चर्चा करने के लिए आज इस क्षण पे मैं आया हूं गांव में। इतना मुझे खुशी हो रही है, इतना खुशी हो रही है कि अक्सर मैं अंधेरे में आता हूं लेकिन उजाला पैदा करके जाता हूं। और यहां भी जब मैं आया था तो सब घर मिट्टी के थे, शायद कोई घर एक आदमी दिखाई देता, सब मिट्टी के थे। और आज मैं आया हूं करीब 20 साल बाद, तो आज ये सब ईंटे के दिख रहे हैं।
लेकिन वो घर ईंटे के हो गए ये आश्चर्य नहीं है, लोग पहले से अच्छे हो गए आश्चर्य नहीं है, वो तो एक न एक दिन होना ही था। इसमें आश्चर्य क्या है वो महत्वपूर्ण है, और आश्चर्य में एक छोटी सी बोध कथा से बताने की कोशिश करूंगा। हम एक बार पिक्चर देख रहे थे, तो उस पिक्चर की शुरुआत में पहले सीन में ही एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में एक हीरो बैठा होता है जो पिक्चर का मेन हीरो होता है, और अचानक वो पुल टूट जाती है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है, और एक्सीडेंट होने के दौरान वो जो हीरो उस गाड़ी में बैठा है उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और नदी में गिर जाता है, बह के किनारे जाके कहीं लग जाता है। तो अरे उसे छान के ले जाते हैं, अपने घर में ले जाकर उसकी सेवा से शुरुआत करते हैं, और वहां ले जाने के बाद जब वो होश में आता है तो जो वहां लोग खड़े हैं वहां उनको पहचानता ही नहीं, वो उसकी यादाश्त चली गई। अब जिस घर में वो रखा जाने लगा, पलने लगा, उसी घर को अपना घर समझने लगा, वो उसी के घर के फूफा फूफा मौसा मौसी को अपना फूफा फूफा मौसा मौसी समझने लगा, उसी घर के 30 त्योहारों को अपना त्योहार समझने लगा, उसी घर के देवी देवताओं को अपना देवी देवता समझने लगा। पूरा पिक्चर ऐसे ही चल रही थी। अचानक पिक्चर के अंत में क्या होता है, क्योंकि एक चोट से यादाश्त गई थी, अब उसी अंत में खलनायक से मारामारी होती है और एक फाइट लगता है, वो जाके एक पत्थर पर गिरता है और गिरने के बाद फिर बेहोश हो जाता है। अब बेहोश हो जाने के बाद फिर उसको अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन इस बार जब होश में आता है उसकी दुनिया बदल चुकी रहती है। इस बार जब आया तो जो पुराने वाले फूफा मौसा मौसी थे वो तो आप कौन है, आप कौन है, ये कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, ये कौन देवता है, ये तो हम कभी देखा ही नहीं है, ये तो हमारे कुल खानदान में सब था ही नहीं कभी। तो जो पागल थे उस समय रहते ही कहां से पागल हो गए, अभी तक तो ठीक था ही। चोट लगने पर लोग पागल हो गए, चोट लगने पर होश में कैसे आ गया। अब वो तलाशता है कि कहां हमारा वो बाप है, कहां हमारा वो संस्कृति है, कहां हमारा वो त्योहार है, कहां हमारा वो देवता है, उसकी तलाश में लग जाता है। तलाश में लगता है और तलाश में जब शुरू करता है तो सब कुछ खोजता है, और तलाशते तलाशते जब उसकी यादाश्त वापस आती है तो अब जब अपने बाप को पाता है, उसी यादाश्त को वापस आने का नतीजा है कि आप यह स्तंभ खड़ा कीजिए। ये रिटर्न टू मेमोरी का कमाल है, यादाश्त वापस आने का कमाल है। तैमूर पहले भी था, हिमालय पहले भी था। कोई भी देश किसी नदी से महान नहीं होता, किसी भी देश पर्वत और पहाड़ों से महान नहीं होता। कोई भी देश, कोई भी राजा इसलिए महान नहीं होता क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य उसका है। कोई भी देश नेता, नीति और नियत से महान होता है। वो नेता कैसा है, उसकी नीति कैसी है, उसकी नियत कैसी है, इस पर महान होता है। और आज वही यादाश्त तो वापस आ गई तो आप पुनः अपने आप को उसी रूप में सजाने की कोशिश कर रहे हैं जिस रूप में आप विश्व गुरु और विश्व विजेता थे। सफलता कोई आश्चर्य नहीं है, सफलता किसी घर आती नहीं है। सफलता उस दिन आती है जब आप सफलता के लायक हो जाते हैं। आपको लायक बनना होगा। सत्ता अब घर आएगी नहीं, आपको सत्ता के लायक बनोगे, अपने आप को उस लायक बनाना होगा, तब वो चीज आपके पास आ जाती है। किसी घर में शादी पड़ती है तो शादी से पहले 10 दिन पहले क्या करते हैं, घर को रंगते हैं, पोतते हैं, चुना डिजाइन जो जितनी हैसियत है अपनी हैसियत हिसाब से घर को सजाता है। क्यों सजाता है? उसके घर में कौन आने वाली है, कौन आने वाली है, दुल्हन आने वाली है। तो दुल्हन आने वाले तो सजाते क्यों है? क्या उसके पहले जानवर रहते क्या घर में? क्या मेरी माँ दुल्हन नहीं थी, मेरी चाची दुल्हन नहीं थी? क्यों सजाया जाता है? उसके पहले क्या जानवर रहते थे? नहीं, आपके लायक वो घर था, अब उसको दुल्हन के लायक आपको बनाना पड़ता है। और जब आपके घर दुल्हन आती है उससे पहले आप रेडी होते हैं, तब दुल्हन आती है। आजकल क्यों भाग जाती है?
इसलिए कि टेंट है तो शादी हो रहा है, घर वैसा नहीं तब भी समझिए ऐसा ही है। घर वैसा नहीं है, 2 दिन के लिए टेंट हाउस तो बन गया है। सही हम राजा पहले भी थे, घर में आया तो पता चला राजा नहीं तो प्रजा का आदमी है। और पहले घर में आरात शादी होती थी तो घर में सब कुछ होता था, तो घर में आके वो दुल्हन टिकाऊ होती थी। अब काम है उसी तरह हमको उस लायक बनना पड़ता है, कोई चीज आपके लायक नहीं बनने वाली। आप बोलते हो विश्व विजेता, विश्व गुरु, आप पुनः बन सकते हो, लेकिन आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। पानी अगर 100 डिग्री पर बॉयल होता है तो पानी ये नहीं जानता कि मुझे गर्म करने वाला गरीब है कि अमीर है। पानी ये नहीं जानती कि मैं चूल्हे पर हूं या चूल्हे के नीचे हूं। पानी ये नहीं जानती कि इस घर लकड़ी है कि नहीं है, इसके घर में गैस सिलेंडर है कि नहीं, वो कुछ नहीं जानती। पानी सिर्फ इंतजार करते 100 डिग्री होने का, और 100 डिग्री जिस दिन हो जाएगा लाख प्रयास करते रहो फिर भी वो बॉयल हो जाएगा। तो अभी जो अशोक स्तंभ बन रहा है, ये सब अभी आप मोरे समझा रहे थे कितना स्तंभ बना है। ये स्तंभ नहीं है, ये पानी गर्म करने का लकड़ी है। अभी तो कुछ स्तंभ लगे हैं तो बिहार सरकार गर्म हो गई कि अशोक अष्टमी की छुट्टी घोषित कर दिया। अभी कुछ ही लकड़ी लगी अशोक स्तंभ की। बिहार सरकार को मैं बधाई देता हूँ, आभारी हूँ नीतीश कुमार जी का, जो बिहार पहला प्रांत है पूरे भारत में जो सम्राट अशोक के जन्मदिन पर अवकाश घोषित किया हुआ है। तो अभी तो इतने छोटे स्तंभों से स्टेट गर्म हुआ है कि जितना ज्यादा लगेगा ना वो दिल्ली भी गर्म हो जाएगी। तो आपके हाथ में जो है आपको वो करना। बारिश को आप रोक नहीं सकते, छाता आप खरीद सकते, मच्छर को आप रोक नहीं सकते, मच्छरदानी खरीद सकते, जाड़ा को कम नहीं कर सकते, स्वेटर खरीद सकते। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में अपने आप को काबिल बनाना है। अभी भीष्म जी बोल रहे थे कि सत्य को बोल रहे थे कि सत्य बोलने से, सत्य बोलने वाला, जब सत्य आप बोलते हैं तो क्या होता है जानते हैं? सच जब बोलते हैं तो सच बोलने वाला खतरे में पड़ता है। सच जब बोलते हैं आप तो सच बोलने वाला खतरे में पड़ जाता है, तब मार दिया जाए उसे। अच्छा ही सच बोलने वाले जगदेव बाबू आज नहीं रहे हमारे बीच। जगदेव बाबू नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? क्योंकि सच बोलते थे, और सच बोलने वाला हमेशा खतरे में रहता है। लेकिन सच को धारण जब कर लेता है वो, तो खतरे में नहीं रहता, आप झूठ खतरे में हो जाता है। तो आप सच बोलो मत, खतरे में हो जाते। सच को धारण करो, झूठ खतरे में हो जाएगा। तो आज आपने सच को क्या किया है? ये धारण किया है। आपको किसी के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना है करते चले जाओ। आप लाइट जलाना है आपको, तो अंधेरे को गाली देने से जल जाएगा क्या? अंधेरे को रात दिन गाली देंगे तो जल जाएगा क्या? अपनी बैटरी बढ़ाओ ना, बस बैटरी का पावर बढ़ाओ, लाइट बढ़ती जाएगी, अंधेरा भागता जाएगा। तो देश में सांप्रदायिकता तब तक रहेगी जब तक देश में राष्ट्रीयता पैदा नहीं होगी। देश में मस्जिद का तब तक लाते रहेंगे जब तक वो राष्ट्रीय चिन्ह घर घर नहीं हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। जैसा हम चित्र राष्ट्र चिन्ह देखेंगे हमारा चरित्र भी वैसा ही बनेगा। जब हम पूरी साल अपने अपने धर्म का महोत्सव मनाते रहते हैं तो क्या एक दिन 26 जनवरी मना लेने से राष्ट्रीय भावना पैदा हो जाएगी? वो भावना नहीं पैदा, खाली रिफ्रेश हो गए कंप्यूटर की तरह, प्रिंट आउट वही निकलेगा जो पहले वाला था। तो अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत हमारे अपने यहां से होती है, खुद से होती है। और यही सब उसी का प्रमाण है। अभी हमारे साथियों ने विषय रखा है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता में राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या महत्व, क्या महत्व है? यह महत्व तब बनेगा जब इससे उठने वाली जो भावना है, आम लोगों की नजर में पत्थर होगा। ये क्या है? पत्थर है। आप लोगों की नजर में मैं भी 206 हड्डियों का एक पुतला हूं, और क्या? 206 हड्डियां सबके पास है, 206 मेरे भी है, लेकिन उसी 206 से कोई हो गया, उसी 206 से कोई यहां बैठा है, और उसी 206 से कोई यहां बैठा है। क्या है उसमें ऐसा कुछ? क्या खास है ऐसा?
तो तार से बिजली नहीं जलती है, तार में करंट कितना पावर का है, बिजली उससे जलती है। उससे कितना पावर का करंट है, बिजली उससे जलेगी। और जितना पावर आपके पास रहेगा, आप उजाला भी उतना ही कैटेगरी का फैलाएंगे, उतना ही पावरफुल फैलाएंगे। तो आज जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो बना हमारा, इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्यों हमारे साथियों ने सोचा कि इसकी यहां बनना चाहिए? क्योंकि 1 करोड़ लगा के अगर पैसा नहीं बनाता है, अपना ऊपर को जानना चाहते हैं कि दुनिया के ऊपर वाला अपना ऊपर बारिश शुरू हो गई, इसके छोटा तो कोई मुसलमान बचने के लिए उस पर नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। और 1 करोड़ की मस्जिद अगर बन गई, अब बारिश हो रही है तो कोई हिंदू भाग को इसमें नहीं भर सकता, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो राष्ट्रीय चिन्ह बना है, इसका सेट अगर बनेगा जिस दिन, उस दिन बारिश होगी तो हिंदू और मुसलमान दोनों बड़े ताव से हरा के सह सकते हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह जब गांव गांव बनेंगे, घर घर बनेंगे, तो हमारा राष्ट्रीय चरित्र पैदा होगा। और राष्ट्रीय चरित्र कैसा होगा, भारतीय भावना कैसी होगी? तो जहां हर जाति संप्रदाय के लोग, जो हमारी बहन बता रही थी अभी, कि जहां सारे लोग एक साथ रह सके, बच सके, बोल सके, वो संदेश ये राष्ट्रीय चिन्ह देता है हमारा। ये चिन्ह देता है, इसलिए राष्ट्रीय चिन्ह है। नहीं तो भारत जब आजाद हुआ तो बहुत से राष्ट्रीय चिन्ह थे हमारे देश में। अशोक चक्र ही क्यों आया राष्ट्रीय ध्वज में? हमारे देश में और भी चक्र थे, जो उंगली से निकलने पर उंगली काट देते थे, तुरंत उंगली काट देता था। एक बार निकला तो हत्या कर दे किसी का। वो चक्र क्यों नहीं राष्ट्रीय ध्वज में आ गया? अशोक चक्र में क्या ऐसी खासियत थी कि वो राष्ट्रीय ध्वज में आ गया? बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हमारे देश में थे। आपका जो नोट छपता है, उस नोट के ऊपर अशोक का स्तंभ का शीर्ष हिस्सा क्यों आया? और भी बहुत सारे प्रतीक चिन्ह थे, उसका हिस्सा आ गया होगा। क्या ऐसी खासियत? और सबसे खासियत ये थी कि सम्राट अशोक ने यह सिंह शीर्ष ही अपना राज का प्रतीक चिन्ह क्यों बनाया? हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इसमें शेर है, लेकिन राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो बाघ और शेर में डिफरेंस है। ये शेर है, ये सिंह है, इसको सिंह शीर्ष बोलते हैं, इसको बाघ शीर्ष नहीं बोल सकते। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है सिंह है, लेकिन राष्ट्रीय पशु जो हमारा है वो बाघ है। तो बाघ में और शेर में क्या डिफरेंस है? इसके पीछे शोध हुआ होगा, नहीं तो आज राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए दूसरे जानवर की बात हो रही है इस समय दिल्ली में। धन्यवाद। अब आप अपना ऊपर को जानना चाहते हैं कि दुनिया के ऊपर वाला? अपना ऊपर, इसमें नहीं है। हमें नहीं लगता कि वो संविधान सभा में बैठे थे, उनसे विद्वान आज की सभा में बैठे हुए लोग हैं। उन्होंने क्यों बनाया इसको? तो जो सिंह है हमारा, अशोक ने क्यों चुना अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह? उन्होंने तो पहले अपने चुना, फिर देश का होगा, पहले अशोक का फिर देश का। तो अशोक ने क्यों चुना? इसके पीछे एक छोटी सी है। सिंह की 4 प्रजाति होती है, सुनिएगा ध्यान से, ये सब किताब में नहीं मिलेगा। सिंह की 4 प्रजातियां होती हैं। एक सिंह, शेर, एक बाघ, एक चीता और एक तेंदुआ। ये चारों उसी की प्रजाति है, शेर की प्रजाति चारों है। शेर भी, बाघ भी, चीता भी और तेंदुआ भी। तो राष्ट्रीय पशु क्या हमारा है? टाइगर है ना? तो क्या अंतर है उस बाघ और इस शेर में? राष्ट्रीय कोड क्यों बना और चिन्ह ही क्यों बना? तो आप देखिएगा शेर का जो कैरेक्टर है, ये मैंने वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर जाना है, किताब में नहीं। शेर का जो कैरेक्टर वो हमेशा समूह में रहता है और अपनी फैमिली के साथ रहता है। शेर कभी अकेले नहीं रहता, अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। और एक ही ध्यान रखिएगा, परिवार के साथ रहता जरूर है, लेकिन शेर कभी शिकार नहीं करता। आपको नई नई जानकारी मिलेगी यहां से। शेर कभी शिकार नहीं करता, शिकार पर कभी हमला नहीं करता। शेर और शेर के बच्चे मिलकर शिकार को घेरते हैं। हमला कौन करता है? शेरनी। धान, गेहूं, चावल, मोई, प्याज, भिंडी हम लोग ला के घर में जमा कर देते हैं। उस भिंडी पर हमला कौन करता है? उस लौकी में हमला कौन करता है?
कभी आपने देखा कोई पुल जाके हमला कर रहा? तो शेर और शेर के बच्चे खाने पीने का सामान जुटाने का काम करते हैं, अर्थात शिकार को घेरने का काम करते हैं। हमला हमेशा शेरनी करती है, लेकिन शेरनी हमला जरूर करेगी, बनाएगी पूरा खाना वो, लेकिन खाएगी नहीं। पहले सबसे पहले खाना खाता है शेर। क्यों? क्योंकि हमारा सुरक्षा कवच है, वो मजबूत है तो हमारे बच्चे भी मजबूत रहेंगे, हमारी बीवी भी मजबूत रहेगी। तो सुरक्षा घेरा हमारा मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहले शेर के घर में भोजन कौन करता है? शेर करता है। तो हमारे देश में सबसे पहले तनख्वाह किसको जाती है? डिफेंस को जाती है, डिफेंस को जाती है। डिफेंस हड़ताल कर देगा ना, तुम्हें भाई बहनों नहीं कर बैठे। शेर जब हमला कर देगा तो फौज ना हड़ताल कर दे तो भाई बहनों नहीं कर पाएगा, घर में बैठ गया। उनकी वजह से आप प्यारे भाई बहनों का बात है। तो पहली तनख्वाह किसको मिलती है? डिफेंस को। पहला भोजन कौन करता है? डिफेंस से। उसके बाद कौन करेगा भाई? हमारी अगली पीढ़ी मजबूत होनी चाहिए, तो उसके बाद कौन करेगा? शेर के बच्चे भोजन करेंगे और अंत में गृहिणी भोजन करती है। यही मॉडल हमारे परिवार का भी था आज से 20, 25, 50 साल पहले। यही हमारे पारिवारिक मॉडल यही है। भोजन जुटाने का काम पुरुष करता है। पहले घर अलग और द्वार अलग होता था, द्वारे जनानी की था, मर्दानी की था अलग होता था। तो खाना जब बन गया तो पहले बड़े बुजुर्ग खा के द्वारे सुते चले जाते थे, इसके बाद बच्चों को मां खिला के सुताती थी और अंत में वो गृहिणी खाती थी। वही मॉडल है, वही सामाजिक मॉडल को सम्राट अशोक ने लाके अपने अशोक में रख दिया। आज समाज क्यों बिखर गया? क्योंकि आज हमारे परिवार में भी मॉडल नहीं है, परिवार में भी मॉडल नहीं है। 4 भाई एक साथ बैठ के खा नहीं सकते। पहले चारों भाई एक साथ ठहर कर बैठ के खाना बोलते थे, ठहर कर खाए एक साथ। धीरे धीरे जमाना बदलता गया, चारों की बीबियां आई और चारों की बीबियां अपने अपने कमरे में ले जाके खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिखराव कहां से पैदा होता है? अपने अपने घर में खाना खिलाना अलग अलग कमरे में शुरू कर दिया। एक भाई कमाता है, एक भाई नहीं कमाता है। तो नहीं कमाने का लग रहा है कि भैया कहीं घर में सलाद न खा तो हमको कुछ और नहीं मिला। भैया का कोई ज्यादा बिछा के तो हमको गरिए बिछल बा। जब एक साथ सूखा खाते, एक साथ दूध खाते, एक साथ दही खाते तो परिवार बधा, फिर तो भावना पैदा ही नहीं होती। और कुछ ले लिया परिवार को किसने? पहले शादी हमारे घर में होती थी, अब बोलेंगे क्या समझा रहे? यही है, ये किताबों ने लिखा है। पहले शादी होती थी तो हमारे सारे देहात मिलकर खाना बनाते थे। सबके घर में कोसक राई रखी हुई थी देने के लिए दूसरे को। सबके घर में कोसक तकिया और एक खटिया रखी रहती थी कि शादी पड़ेगा तो हम लोग एक दूसरे को देंगे। 150 घर में 150 खटिया थी। एक दिन किसी घर में 150 खटिया आ सकती थी। अब हम अपनी खटिया देंगे कि नहीं किसी को बताइए? मेरी मजबूरी है देना, क्योंकि मैं नहीं दूंगा तो मेरी बेटी में वो भी नहीं देगा। तो क्या हुआ? यह स्वावलंबन नहीं है, यह परस्पर अवलंबन है। स्वावलंबन से समाज टूटता है और परस्पर अवलंबन से समाज टूटता है। तो दुनिया के सारे महापुरुषों से स्वावलंबन की बात कही है, लेकिन दुनिया में अकेले भगवान बुद्ध ने परस्पर अवलंबन की बात कही है। दुनिया के सारे प्राणी, अब बताइए मैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं तो क्या पौधों के लिए छोड़ रहा हूं? क्या मजबूरी है? और पौधे हमारे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, हमारे जीने के लिए छोड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी है। तो जब तक मजबूरी नहीं होगी गठबंधन नहीं होगा। पति पत्नी एक साथ रहते हैं, इनकी मजबूरी है। अब नहीं रहते तो कुछ मजबूरियां कम हो गई है, क्योंकि अब मॉन्ग्रेल सेक्ट पैदा हो रहे हैं। उधार की कोख लेकर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। बीवी की जरूरत नहीं। आप अपना ऊपर को जानना चाहते हैं कि दुनिया
इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा परस्परावलंबन का सिद्धांत, हर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है और निर्भर ही होना चाहिए। अगर स्वावलंबन हो जाएगा तो टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक अणु दूसरे परमाणु से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। पूरी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये पूरा सौर मंडल क्या है? चढ़ा-उड़ नहीं रहा, चार्ज जुड़ा हुआ है ग्रहों से, आपस में सब एक दूसरे से क्या है? अटैच है। अगर पृथ्वी जिस दिन स्वावलंबी हो जाएगी क्या होगा सोचो। सूर्य जिस दिन स्वावलंबी हो जाएगी क्या होगा सोचो। चांद जिस दिन स्वावलंबी हो जाएगा क्या होगा सोचो। इंसान भी जिस दिन स्वावलंबी हो जाएगा क्या होगा सोचो। अभी तो छोटा छोटा परिणाम आ रहा है। पहले एक घर में आलू बोई जाती थी और पूरा घर मोहल्ला मिलकर जुड़ा देता था। होता था कि नहीं होता था? तो मेरी भी मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी। वो सब मजबूरियां धीरे धीरे स्वावलंबी होते चली गई और जैसे जैसे स्वावलंबन की तरफ बढ़ते चले गए समाज टूटता चला। और आने वाले 50 साल इसका बड़ा खतरनाक खर्च होने वाला है। इसलिए सम्राट अशोक क्लब इस राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से आपको पुनः उसी संस्कृति की तरफ ले जा रहा है कि पुनः लौटाओ परस्परावलंबन की तरफ। आप यूं ही मत इस तरह पत्थर का स्तंभ है, स्तंभ दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें कुछ भावनाएं छुपी हुई हैं। लेकिन किसी भी संस्कृति और सभ्यता के व्याख्याकार अगर नहीं रहते हैं तो संस्कृति नष्ट हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज लोग बोलते हैं कि बहुत तीन पचवा आदमी है, बोलते हैं ना बहुत तीन पचवा आदमी है। तो तीन पचवा का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? फेरा फेरी करने वाला 420 आदमी है, ऐसा होता तीन पचवा का मतलब। लेकिन आज का ही व्याख्या है। जब यह अशोक स्तंभ बन रहा था उस समय इसकी व्याख्या कुछ और थी। तीन पचवा का मतलब 3 और 5, यानी जिसके घर में तीसरा और पंचशील रोज होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यह तीसरा रोज पाठ होता है जिसके घर में, और पंचशील का पाठ रोज होता है घर में। वो 3-5 वाला आदमी होता था। और हर व्यक्ति 3-5 करता था, हर घर में 3-5 होता था। तो क्या होता था? जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले या आसमान से बातें करते मंदिरों से बातें। जब 3-5 घर होगा तो चोरी होगी। रोज कहो कि मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, रोज बोलो मैं शराब नहीं पीने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो ऐसा 3-5 आदमी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो 3-5 तब भी था, 3-5 आज भी है, लेकिन व्याख्याकारों ने व्याख्या बदल दिया। तो 3-5 का मतलब 420 हमको समझ में आने लगे। आज तो पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ होता है, बोलते कितना पढ़े लिखे हो? तो बोलता है कि हम लिख लोड़ा पढ़ पत्थर है। सुना ना, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर मतलब अनपढ़ आदमी। तो लिख लोड़ा नहीं शब्द है ये शब्द उस जमाने में था। लिख लोहा पढ़ पत्थर ये शब्द है सही शुद्ध शब्द। लिख लोहा पढ़ पत्थर ये सम्राट अशोक के जमाने का सबसे उत्कृष्ट मुहावरा है, जो शिक्षा की पराकाष्ठा को डिनोट करता था। आज बेवकूफ और अनपढ़ को डिनोट करता है। ये केवल व्याख्या का कमाल है, कुछ नहीं है। दुनिया शब्दों से बनती है, शब्दों से बिगड़ती है। अशोक ने कहा कि अगर तुझे लिखना है तो लोहे से लिखना, अब पढ़ना है तो पत्थरों को पढ़ना, क्योंकि मैंने लोहे से लिखाया है और पत्थरों पे पढ़ा है। तो लिख लोहा पढ़ पत्थर था, आज बन गया लिख लोहा पढ़ पत्थर। सब खेल शब्दों का मर्यादा पुरुषोत्तम जगत नियंता रहे चाहे न रहे, सब बात है। आप बताइए कि हवा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हवा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। आप पवन क्या है? तो हवा बह रही है, आप पवन तो क्या साड़ी पहन के क्या धोती पहन क्या पहनते हो? अभी हवा बह रही थी, अभी पवन बह रहा है, तो क्या साड़ी हटा के धोती पहन लिया उसने? बताओ आप लोग भाई, अभी हवा बह रही थी, उसी ने साड़ी हटा के धोती पहन लिया कि पवन बह रहा हो गया? अरे हवा बहती है तभी पेड़ हिलता है, और पहन बहता है तभी पेड़ हिलता है। तो हिलना है। सब खेल शब्दों का है और कुछ नहीं। कैन हो
बिल्ली तो बिल्ली। सब शब्दों का खेल है, और जो समाज शब्दों की गरिमा को समझना और परोसना जान जाए वही शासक बनता है देश का। तो आज जो राष्ट्र की एकता अखंडता का जो प्रतीक है, और हमारा क्या है राष्ट्रीय कमल, राष्ट्रीय फूल क्या होता है? से पूछे कमल नहीं हिड़ता, आपका ऊपर कौन है? नेहरू जी खोसे रहते थे, ये बन गया सर हेड सर। तो सबको हम जो हमारा ऊपर अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं? ऊपर वाला ऊपर क्या बोलता है? उसके ऊपर वाला सर, उसके ऊपर वाला सर। इस बार कभी खत्म नहीं होने वाला है, सबका ऊपर वाला सर है। इसीलिए हर अधिकारी अपने ऊपर वाले को क्या बोलता है? सर। हमारा ऊपर वाला कौन है? सर। यही आपका असली ऊपर वाला है। इसके अगर ये बिगड़ गया तो ये नीचे वाले सारे कर्मचारी भी सर हो जाएंगे। तो अगर खुश करना है तो किसको खुश करना होगा? सर को। सर को। सर तो ये सर घूस से खुश नहीं होते हैं, ये सर अच्छे विचारों से खुश होते हैं। अब सबका मालिक एक कौन? ऊपर वाला। अपने जोड़ लिए उसमें नीचे वाला खाली लिखा है कि सबका मालिक एक, ऊपर आगे ऊपर लिखा है क्या? तो आपने क्या जोड़ लिए? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे दिन किसके? आप नहीं जोड़ लिए कि मेरे? उसने बोला भी नहीं कि मेरे, सब लोगों ने अपने जोड़ लिया, चोर बेईमान सब जोड़ लिया। अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, और आए किसी के भी। तो जिसके अच्छे दिन आने वाले थे उसके दिन पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, और भविष्य भी अच्छे रहेंगे। लेकिन जिनके अच्छे दिन नहीं है वो भविष्य भी नहीं होंगे, और आज भी नहीं थे और कल भी नहीं थे, क्योंकि ऊपर वाला सबका मालिक एक है। और सबका मालिक एक वो कौन है? तो भगवान बुद्ध ने कहा अता या तो नाथ हो, कोई नाथ हो पड़ोसिया। तू अपना मालिक स्वयं है, तेरा कोई दूसरा मालिक नहीं है। आप अपने मालिक स्वयं हो तो कोई दूसरा मालिक नहीं है, और जिसका दूसरा मालिक हो जाए उसे क्या बोलते हैं? गुलाम। क्या बोलते हैं? गुलाम। अच्छा लगने के बोलते हैं भक्त। अच्छा लगा, हम अंग्रेजों तो पहले भक्त थे क्या भाई? वो जो कहते थे वो हम करते थे, तो जो कहता है वो करता है, वो भक्त ना के गुलाम होता है। तो आप जब आपका मालिक दूसरा हो जाए तो आप गुलाम कहलाते हो, और उसके खुश करने के लिए कुछ करते हो तो क्या बोलते हैं उसे? अगर मुर्दे को कर रहे हो तो स्तुति कहलाती है, वंदना कहलाती है, और जिंदा करे तो चमचागिरी कहलाती है। किसी को खुश करने के लिए अगर वो जिंदा व्यक्ति है उसको खुश करना चाहते हो तो जो कुछ आप बोल रहे हो चमचागिरी है, और वही किसी मूर्ति की कर रहे हो, किसी मरे व्यक्ति की कर रहे हो तो उसको स्तुति और वंदना कहते हैं। ये शब्दों का खेल है भाई। हवा बह रही है, पवन सब शब्दों का खेल है, और शब्दों का समझ में आएगा तब तो सब दुनिया समझ में आएगी कि दुनिया कैसे चल रही है। तो आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अब मोर ही क्यों बना? कोयल थी, हंस था, तमाम पक्षियां थी, कोई मोर में क्या खासियत? क्योंकि इस अखंड भारत का निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ? मौर्य गणराज्य। और मौर्य गणराज्य का नाम इसीलिए मौर्य गणराज्य पड़ा क्योंकि मोरों का शहर था, मोरों का शहर था। तो जब भारत अखंड बना और जिस दिन से लागू हुआ संविधान, तो हम उस दिन को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जहां से हम अखंड का जिसके निर्माता ने शुरू किया था उसको भूलना चाहिए क्या? तो इसलिए चंद्रगुप्त को हम नहीं भूले, क्योंकि हमारे देश में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, हमारे देश में प्रतीकों की पूजा होती है। व्यक्ति की पूजा अभी 10-20 सालों से होना शुरू हो गई है, पहले प्रतीकों की पूजा हुई थी। आपके अशोक, आपका जो पैसा है रुपया, उस पर अशोक का फोटो है कि उनका चिन्ह है? प्रतीकों की पूजा होती है। अशोक ने बुद्ध का मूर्ति बनवाया कि शिलालेख लिखवाया? शिलालेख लिखवाया, स्तूप बनवाया, लेकिन बुद्ध का फोटो और तस्वीर नहीं बनवाया। प्रतीकों की पूजा होती है, हम तो करते हैं। हम भी जब यात्रा निकालते हैं तो क्या हमारा फोटो होता है? बाबा साहब का फोटो नहीं होता, संविधान, अशोक का फोटो नहीं होता,
अशोक का प्रतीक और बाबा साहब का प्रतीक होगा। हम प्रतीकों की पूजा करते हैं और राजे ने सदियों से करते आए हैं। सम्राट अशोक बौद्ध वृक्ष की पूजा करने गए थे, बोध गया कि नहीं? अब कि सम्राट अशोक कहां गए थे? बौद्ध वृक्ष की पूजा करने गए थे, बुद्ध की पूजा करने नहीं, प्रतीकों की। तो हम प्रतीकों की पूजा करते, इसीलिए हमारे नोट पर क्या आया? प्रतीक आया, अशोक का फोटो नहीं, अशोक का चिन्ह आया। बाद में गांधी जी आगे व्यक्ति पूजा की, बल्कि उनका चश्मे रहना चाहिए था, लेकिन उनका चश्मा तो सफाई के लिए चला गया। गांधी का चश्मा तो चला गया सफाई में, अब अकेले गांधी जी बचे कहां जाए बिचारे। अगर प्रतीकों वाले होते तो शायद गांधी जी की जगह उनका चश्मा होता, लेकिन चश्मा को तो भेज दिया टॉयलेट में, जाओ उधर। समझा? प्रतीकों की पूजा है। तो मोर क्या है? मोर का कैरेक्टर है, वो नीला है, तो नीला। तो अशोक का राज्य कहां था? कलिंग। कलिंग जो ट्रेन जाती है उसका नाम जानते हैं क्या? नीलांचल एक्सप्रेस। कभी देखा आपने जो पूरी जाती है ट्रेन, उसका नाम क्या है? नीलांचल एक्सप्रेस। यानी वहां जाती है जहां का अंचल नीला था, यानी जहां का झंडा नीला था और मोर उसका प्रतीक चिन्ह था। तो ये प्रतीक मोर क्या है? मोर का अर्थ क्या है? वो क्या खाती है? सांप, बिस्तर को खाता है। मोर क्या खाता है? सांप खाता है। और सांप को खाने के बाद से पीछे रहता है, नहीं हिलता। तो आपके ऊपर कौन है? ये सर, हेड, सर। तो सबको हम जो हमारा ऊपर अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं? ऊपर वाला ऊपर क्या बोलता है? उसके ऊपर वाला सर, उसके ऊपर वाला सर। सर कभी खत्म नहीं होने वाला है, सबका ऊपर वाला सर है। इसीलिए हर अधिकारी अपने ऊपर वाले को क्या बोलता है? सर। हमारा ऊपर वाला कौन है? सर। यही आपका असली ऊपर वाला है। इसके अगर ये बिगड़ गया तो नीचे वाले सारे कर्मचारी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर खुश करना है तो किसको खुश करना होगा? सर को। सर को। सर इस तरह घूस से खुश नहीं होते हैं, ये सर अच्छे विचारों से खुश होते हैं। अब सबका मालिक एक कौन? ऊपर वाला। अपने जोड़ लिए उसमें खाली लिखा है कि सबका मालिक एक, ऊपर आगे ऊपर लिखा है क्या? तो आपने क्या जोड़ लिए? जैसे हमारे प्रधानमंत्री का कि अच्छे दिन किसके? आप नहीं जोड़ लिए कि मेरे? उसने बोला भी नहीं कि मेरे, सब लोगों ने अपने जोड़ लिया, चोर बेईमान सब जोड़ लिया। मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं और आए किसी के भी। तो जिसके अच्छे दिन आने वाले थे उसके दिन पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और भविष्य भी अच्छे रहेंगे। लेकिन जिनके अच्छे दिन नहीं है वो भविष्य भी नहीं होंगे और आज भी नहीं थे और कल भी नहीं थे, क्योंकि ऊपर वाला सबका मालिक एक है। और सबका मालिक एक वो कौन है? तो भगवान बुद्ध ने कहा अता या करो नाथ हो, कोई नाथ हो पड़ोसिया। तू अपना मालिक स्वयं है, तेरा कोई दूसरा मालिक नहीं है। आप अपने मालिक स्वयं हो, तो कोई दूसरा मालिक नहीं है। और जिसका दूसरा मालिक हो जाए उसे क्या बोलते हैं? गुलाम। क्या बोलते हैं? अच्छा लगने के बोलते हैं भक्त। अच्छा लगा, हम अंग्रेजों तो पहले भक्त थे क्या भाई? वो जो कहते थे वो हम करते थे। तो जो कहता है वो करता है, वो भक्त था कि गुलाम होता है? तो आप जब आपका मालिक दूसरा हो जाए तो आप गुलाम कहलाते हो। और उसके खुश करने के लिए कुछ करते हो तो क्या बोलते हैं उसे? अगर मुर्दे को कर रहे हो तो स्तुति कहलाती है, वंदना कहलाती है, और जिंदा करे तो चमचागिरी कहलाती है। किसी को खुश करने के लिए अगर वो जिंदा व्यक्ति है उसको खुश करना चाहते हो तो जो कुछ आप बोल रहे हो चमचागिरी है। और वही किसी मूर्ति की कर रहे हो, किसी मरे व्यक्ति की कर रहे हो तो उसको स्तुति और वंदना कहते हैं। ये शब्दों का खेल है भाई। हवा बढ़ रही है, पवन सब शब्दों का खेल है और शब्दों का समझ आएगा तब तो सब दुनिया समझ में आ जाएगी कि दुनिया कैसे चल रही है। तो आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अब मोर ही क्यों बना?
कोयल थी, हंस था, तमाम पक्षियां थी। कोई मोर में क्या खासियत? क्योंकि इस अखंड भारत का निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ? मौर्य गणराज्य से। और मौर्य गणराज्य का नाम इसीलिए मौर्य गणराज्य पड़ा क्योंकि मोरों का शहर था, मोरों का शहर था। तो जब भारत अखंड बना और जिस दिन से लागू हुआ संविधान, तो हम उस दिन को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जहां से हम अखंड का जिसके निर्माता ने शुरू किया था उसको भूलना चाहिए क्या? तो इसलिए चंद्रगुप्त को हम नहीं भूले क्योंकि हमारे देश में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, हमारे देश में प्रतीकों की पूजा होती है। व्यक्ति की पूजा अभी 10-20 सालों से होना शुरू हो गई है। पहले प्रतीकों की पूजा हुई थी। आपके अशोक, आपका जो पैसा है, रुपया, उस पर अशोक का फोटो है कि उनका चिन्ह है? प्रतीकों की पूजा होती है। अशोक ने बुद्ध का मूर्ति बनवाया कि शिलालेख लिखवाया? शिलालेख लिखवाया, स्तूप बनवाया, लेकिन बुद्ध का फोटो और तस्वीर नहीं बनवाया। प्रतीकों की पूजा होती है, हम लोग करते हैं। हम भी जब यात्रा निकालते हैं तो क्या हमारा फोटो होता है? बाबा साहब का फोटो नहीं होता, अशोक का फोटो नहीं होता, अशोक का प्रतीक और बाबा साहब का प्रतीक होता। हम प्रतीकों की पूजा करते हैं और आज नए सदियों से करते आए हैं। सम्राट अशोक बौद्ध वृक्ष की पूजा करने गए थे, बोध गया कि नहीं? अब है कि सम्राट अशोक कहां गए थे? बौद्ध वृक्ष की पूजा करने गए थे, बुद्ध की पूजा करने नहीं। प्रतीकों की, तो हम प्रतीकों की पूजा करते, इसीलिए हमारे नोट पर क्या आया? प्रतीक आया, अशोक का फोटो नहीं, अशोक का चिन्ह आया। बाद में गांधी जी आगे व्यक्ति पूजा की, बल्कि उनका चश्मा रहना चाहिए था, लेकिन उनका चश्मा तो सफाई के लिए चला गया। गांधी का चश्मा तो चला गया सफाई में, अब अकेले गांधी जी बचे कहां जाए बिचारे? अगर प्रतीकों वाले होते तो शायद गांधी जी की जगह उनका चश्मा होता, लेकिन चश्मा को तो भेज दिया टॉयलेट में, जाओ उधर। समझा? प्रतीकों की पूजा है। तो मोर क्या है? मोर का कैरेक्टर है, वो नीला है, वो नीला। तो अशोक का राज्य कहां था? कलिंग। कलिंग जो ट्रेन जाती है उसका नाम जानते हैं क्या? नीलांचल एक्सप्रेस। कभी देखा आपने जो पूरी जाती है ट्रेन, उसका नाम क्या है? नीलांचल एक्सप्रेस। यानी वहां जाती है जहां का अंचल नीला था, यानी जहां का झंडा नीला था और मोर उसका प्रतीक चिन्ह था। तो ये प्रतीक मोर क्या है? मोर का अर्थ क्या है? वो क्या खाती है? सांप। विस्तार को खाता है। मोर क्या खाता है? सांप खाता है। और सांप को खाने पर घबराता है। मैं विष खा के भी नाच रहा है मोर। तो भारतवर्ष का नागरिक भी ऐसा होना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, उसको खा जाओ और खा करके मोर की तरह नाचते रहो। और शायद वो मोर वाला कैरेक्टर ना होता तो शायद मैं भी यहाँ ना आता, मैं भी दुख मनाता रहता। क्यों मनाऊं? जो नहीं मेरे हाथ में, उस पर मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ जाना मेरे हाथ में है, वो कर सकता। तो एक एक जो प्रतीक चिन्ह बनाए, जलेबी बता दूं, बहुत ज्यादा समय लगेगा। जलेबी आप बता दूं, खाने बहुत ज्यादा चर्चा रहता है। रसगुल्ला क्यों नहीं बन गया भाई इतना बढ़िया मिठाई? रसकदम क्यों नहीं बन गया? लड्डू क्यों नहीं बन गया? भोग लागे संत करे सेवा, लड्डू का भोग लागे, हर जगह लड्डू का भोग लग रहा है, हमारे यहाँ जलेबी का भोग क्यों लग रहा है? पहले 15 अगस्त तो कौन सी मिठाई पड़ती है? अब क्या बन रही है? तो क्या होगा? यहाँ मिठाइए ना, ये तो मिठाइए ना, वो खाए चाहे खा। अरे वो भरे ना चार मंदिर, चार मस्जिद तक हो जाए मंदिर में, क्या कोई मंदिर? तो जितना फर्क मंदिर और मस्जिद में है, उतना ही फर्क जिलेबी और लड्डू में है। समझना पहले। जिलेबी कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी। उसका शुरू का पता, अंत का पता। आदि कहाँ है पता नहीं, अंत कहाँ पता नहीं। टेढ़ा मेढ़ा जरूर दिखती है, लेकिन जहां स्विच होएगा तो क्या निकलेगा? और रस कैसा होगा? किधर वाला? इधर वाला किधर वाला? किधरों से पूछेंगे तो मिठाई निकलेगा, कहीं रस निकलेगा। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे हम भारत के लोग अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग परंपरा, कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितने टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन हर भारतीय के अंदर एक ही आवाज
निकलती है। गर्व से कहो कि हम। इधर कुछ दिन से जिलेबी गलत सिरा में डाल दी गई है। ये गलत सिरा में डाल दी गई, कहीं से कोई तो हिंदू निकलता है, कहीं से कोई तो मुसलमान निकलता है। इसका मतलब हलवाई बदल गया तो मिठाइयों बदल गई, हलवाई बदल गया तो मिठाइयों में बदल गई, गलत सिरा में पड़ गया, कहीं से हिंदू मुसलमान का सिरा निकल रहा है। तो जिलेबी टेढ़ी मेढ़ी जरूर है, लेकिन जहां से चुभोएंगे वो मीठा ही रस निकलता है। तो रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। इस बात का संदेश हमारी जिलेबी देती है, जो लड्डू नहीं दे पाएगा, जो रसगुल्ला नहीं दे पाएगा। समझाया? तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो एक दिन में संभव नहीं है। आज मैं विशेष रूप से इस हुंकार को, ये हुंकार की जो हुंकार है, ये तलवार की टक्कर है, न धनुष की टंकार है। ये जो हुंकारपुर की जो हुंकार है, ये तलवार की टक्कर है, न धनुष की टंकार है। ये तो गौतम बुद्ध के धम्म की मधुर झंकार है, गौतम बुद्ध के धम्म की मधुर झंकार है। और ऐसी झंकार है कि अशोक की लड़ाई जो है ना, इसमें कोई जीतता है न कोई हारता है। आने वाले समय में दुनिया दो भाग में बंटने वाली है, एक अहिंसकों की और एक हिंसकों की। जो हिंसक होंगे उनके पास तेगा तलवार होगा, और जो अहिंसक होंगे उसके पास गौतम बुद्ध का धम्म होगा। तो अमेरिका खड़ा होगा एटम बम लेके, हम खड़े होंगे गौतम बुद्ध का धम्म लेकर, विश्व के मंच पर खड़ा होंगे। धम्म की ताकत कहां तक जाएगी इसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन एटम बम की ताकत की सीमा है, वो कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी। और अगर बम जीत गया तो जीतने वाला भी मर जाएगा और हारने वाला भी मर जाएगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे। लेकिन संजोग से गौतम बुद्ध का धम्म जीत गया तो जीतने वाला भी जीत जाएगा और हारने वाला भी जीत जाएगा। उसका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। तो हम सम्राट अशोक क्लब के उन सारे लोगों को बधाई देता हूं और इस हुंकार के उन लोगों का नमन करता हूं, और खासकर उस नौजवानों का जिन लोगों ने अपने दाढ़ी कमाई से कुछ कमाई का हिस्सा निकाल करके, जिनसे उनकी खुद की सुगंध कम न हो, उस सुगंध को निकाल के जो स्तंभ खड़ा किया है। आने वाले समय में इतिहास आपको याद करेगा। कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा लिख जाओ कि लोग पढ़ें, या तो ऐसा कर जाओ कि लोग लिखें। लोग लिखें तो आज क्या हो गया? मजे की बात है कि जो काम देश की बड़ी पंचायत को करना चाहिए, आज वो काम देश की छोटी पंचायत कर रही है। और आज इस पंचायत की मुखिया और हमारे पंचायत की अधिकारी दिव्या शक्ति जी भी बैठी हैं और मुखिया जी बैठे हुए हैं। अब क्या चाहिए? आम क्या मुठलियों के दाम। जब दोनों शक्तियां बैठी है और राष्ट्रीय चिन्ह है, तो उसकी खूबसूरती कैसे बढ़ेगी? अगर मैं कह दूं तो बात हल्की हो जाएगी, और मुखिया जो आप मिलकर कर दे तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। ये खूबसूरत कैसे बनेगा? ये आपकी अमानत है, आपका चिन्ह है, आपकी धरोहर है, आपकी भावनाएं हैं, और ये कैसे गौरवशाली बनेंगी? आपके साथ हम सबका कर्तव्य है। तो आइए हम सब मिलकर के दुनिया को एक खुशहाल बनाएं, स्वस्थ बनाएं और एक अखंड भारत के लिए दुनिया को प्रेरित करें। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सब लोगों ने मेरी बातें सुनी। ओहो, बोल रहे कि बाघ बने क्या होता है, शेर वाला तो हो गया। कुछ जल्दी करता है अपने एरिया में राष्ट्रीय एरिया होती है, और उतना ही टूरिस्ट एरिया मानी जाती है कि जहां तक वो शाम तक लौट आए। बोलते ना कि बाघ तो मान लिया 10 किलोमीटर चला गया, अब एक ही शेर, एक ही जंगल में कई शेर, कई बाघ आते हैं, तो कैसे तय होगा कि कौन से बाघ की कौन सी एरिया है? तो एक बाघ अपनी मार्ग से निकलता है और निकलने के बाद वो शाम तक उतना ही दूर जाता है जहां से शाम तक अपने मार्ग में लौटता है। उस एरिया में दूसरा बाघ नहीं जा सकता, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के साथ वही व्यवहार करता है जो सिकंदर ने कुरु के साथ किया था। एक राजा का सम्मान है कि वो राजा है तो मैं भी राजा हूं, तो उसके एरिया में हमें नहीं घुसना है। विभिन्न एरिया में आप उसके एरिया में कौन घुसेगा? उसके एरिया में बाघिन घुस सकती है, वो भी केवल प्रजनन के लिए, बस प्रजनन के लिए बाघिन जाएगी उसके एरिया में, बच्चे जन्मेगी, पालन पोषण करेगी, फिर उस बाघ की भी अपनी एरिया हो जाएगी अपने बाप के अलावा। इसीलिए राष्ट्रीय क्यों है? हमारे क्षेत्र का विधायक है, सांसद है, मुखिया है, ये सब बाघ है अपने देश के, तो इनको
शाम तक जितना इनका चुनाव क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक दौरा जरूर रोज करना चाहिए, एक दौरा जरूर करना चाहिए। नहीं तो पता चला जीतते समय मोबाइल ऑन था, अजीत गए तो मोबाइल ऑफ हो गया। हम विधायक का फोन नहीं मिल रहा। ये सम्राट अशोक ने क्या कहा था कि जिसके पास संपूर्ण समय, सुनिएगा ध्यान से, जिसके पास संपूर्ण समय प्रजा के लिए ना हो उसे गांव का मुखिया और देश का राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवार के थे जब मुखिया नहीं थे, अगर हो गए तो जब भी गांव का कोई व्यक्ति जाए तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि संपूर्ण समय जिसके पास अपनी प्रजा के लिए ना हो उसको प्रजा का पालक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही बात हमारा कैरेक्टर है इसका, जो हमारा संदेश देता है उसके एरिया एक बार निश्चित है तो इसको भी अपने एरिया में जाना चाहिए। और मुखिया जी के एरिया में कौन घुस सकता है? बाघिन है कि ना भाई, मेरी बाघिन बीमार है तो प्रजा का काम बाद में, पहले बाघिन को देखना है। उसकी एरिया में एक ही जा सकता है, उसका नाम बाघिन है, तो सबकी बाघिन होती है, सबका अपना बाघिन है। तो इस तरह से बहुत बड़ा व्याख्या है। ये जो संविधान को 2 बरस 11 में 18 दिन में बनाया गया था उसको 2 घंटे आधे घंटे में कुछ पढ़ा नहीं जा सकता। इन्हीं जन बातों के साथ आप सबों का बधाई देते हैं और खासकर ओंकारगंज के लोगों का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जो बीज मैंने 20 से कई साल पहले यहाँ लगा के गया था, 21 साल पहले उसकी पीड़ा उठी थी, 21 साल पहले वो प्रसव पीड़ा उठी और डिलीवरी आज हो गई। डिलीवरी आज हो गई। अब आज सोहर चलेगा ना अवधेश रात में, चलेगा सोहर चलेगा ना, कहा आज सौ की जन्म ले तो मैं तो नहीं रहूंगा, जाऊंगा, लेकिन ये सोहर इस देश यहाँ के लोगों को सुनाइएगा कि क्या मतलब है। तो आप लोग आए, आप लोग का अभिनंदन करते हुए अपने अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करता हूँ, प्रबंधक जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष धीरनाथ जी का, मुखिया जी का और अपनी बहन का, सबका अभिनंदन करते हुए विदा लेता हूँ। जय बुद्ध, जय शोक, जय भारत। थैंक यू।